बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, मुल्क में पिछले 3 से 4 रोज़ के अंदर हमने देखा कि डॉलर अपनी हैसियत में वापस आ रहा है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी रुपए की कदर में बताएं आपको, तो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 17 से 20 रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। अभी अचानक से क्या हो गया, क्यों जो रुपए की बेकदरी थी उसे क्यों ख़त्म कर दिया गया और अचानक से ये रिवर्स गियर कैसे लग गया। ये मामला हुआ क्रैकडाउन का, और ये क्रैकडाउन शुरू हुआ उन मुलाकातों से जो कि हफ्ते और इतवार को मुलाकातें हुई आर्मी चीफ की कारोबारी अफराद के साथ, और उसके बाद फिर एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। और उसके बाद जितनी भी एक्सचेंज कंपनीज थी, चाहे वो कैटेगरी ए की कंपनी हो, कैटेगरी बी की कंपनी हो, ग्रे मार्केट में काम करने वाले वो अनासिर हों जो घेर घेर के कस्टमर्स को लेकर जाते हैं और उन्हें ज़्यादा रेट के ऊपर डॉलर जो है फ़रोख्त करते हैं, और एक ग्रे मार्केट का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। कुछ बड़े नाम जो है इसके अंदर आए, लिस्टें फहरिस्तें मुरतब हुई और उनको धर लिया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब डॉलर की कदर में मुसलसल जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और एक वक्त ऐसा आया कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक तकरीबन बराबर बराबर थे। ये वही वक्त था कि जिसके अंदर IMF की एक रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों का फ़र्क कम से कम रखा जाना चाहिए। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसी रेगुलेशंस मुतारिफ करवाई हैं एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से, कमर्शियल बैंक्स के हवाले से, कि अब कमर्शियल बैंक्स एक्सचेंज कंपनीज खरीद सकेंगे, वो एक्सचेंज कंपनीज अपनी बना सकेंगे, वो डॉलर को खरीद और बेच सकेंगे। इसके साथ साथ जो कैटेगरी बी की कंपनीज हैं, जिनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि ग्रे मार्केट को जिंदा रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, तो उसको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सख्त फैसला लेते हुए कह दिया है कि अब या तो आप अपनी जो कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करें, या फिर घर जाएं, या फिर इसको जो है वो इसका इंतजाम कर दें किसी ए कैटेगरी की जो है वो एक्सचेंज कंपनी के साथ। और इसके साथ साथ फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मजीद ये किया है कि जो ब्रांचेस बैंक्स की ब्रांचेस हैं उसको भी एक्सटेंड करके ये सर्विसेज वो भी देना। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लॉन्ग टर्म होंगे? क्या वाकई रुपए की कदर बतदरीज जो है वो बेहतर होती जाएगी और डॉलर की जो वैल्यूएशन है उसमें कमी आएगी? ये पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने। स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब और आगा इकरार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा। हुकूमती इकदामात की बदौलत 2 दिन में रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 17 से 20 रुपए का इजाफा, क्या स्टेट बैंक की नई जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को जो नई रेगुलेशंस आई हैं, नई पॉलिसीज पर जो डॉलर पर सट्टा लगाने वाले हैं, उन पर गिरफ्त क्या मजबूत हो पाएगी? देखिए, अगर करनी हुई और आपकी विल हो तो फिर हो जाएगी। इसी प्रोग्राम में लास्ट वीक में मैंने कहा था कि जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने आवाम के अंदर नहीं जाना, इन्होंने जाके वोट नहीं लेने हैं। जो फैसले सियासी हुकूमत लेते हुए डरती थी, इनको वो फैसले ले लेने चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि या तो आप इकॉनमी को अपना ध्यान दें, उसको बेहतर करें। जो इस वक्त गरीब महंगाई के अंदर पिस रहा है उसकी जो गम है उनका मुदावा करें, या फिर आप छोड़ दें इसको और होने दें जो हो रहा होता है, लेकिन वो आपके मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये 2-3 दिन से जो इकदामात हम देख रहे हैं उसकी वजह से डॉलर जो है वो नीचे गया है, आपका रुपया स्ट्रेंथन हुआ है। आज भी पेशावर के अंदर एक पूरी एक्सचेंज मार्केट जो थी यादगार, उसको मार्केट जो उसको बंद कर दिया गया है। 302 रुपए के ऊपर भी जो लोग बेचना चाह रहे हैं डॉलर को, वहां पे लेने के लिए तैयार नहीं। पेशावर में सबसे ज्यादा स्मगलिंग वहीं से हो रही होती थी डॉलर की। और स्मगलिंग होके कहां जा रही थी? अफगानिस्तान में। जो चीनी जो हमारी स्मगल हो रही थी बलोचिस्तान में रोकी गई, वो भी अफगानिस्तान जा रही थी। गंदुम आपकी जो स्मगल होती है वो भी अफगानिस्तान जा रही होती। वहां पे जाके आप डॉलर की कदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर देख लें, अपने हमसाय मुल्क इंडिया के अंदर जाके देख लें। हमारे यहाँ कई सियाने ऐसे हैं जो कि उनकी एग्जाम्पल देते हैं। आप देखें जी, अफगानिस्तान में इस वक्त डॉलर की कदर जो है वो कितनी कम है।
नुकसान हमारे देखिए हैं काफी एक बात ये भी थी कि जब इकसारदार जो थे वो डॉलर को कंट्रोल करते थे तो हम उनके ऊपर बहुत तनकीद की जाती थी और कहा जाता था कि आप खुला छोड़ दें इसको, आपने एक्सपोर्ट इसकी वजह से गिर जाती है। लेकिन डॉलर की कदर को इतना ज्यादा भी बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद भी आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पे बढ़ गई। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको सख्ती करनी पड़ती है, आपको चीजें रोकनी पड़ती हैं। आप जीडीपी का जो 40% है ना हमारा ब्लैक मार्केट है, उसमें से 6% जो है स्मगलिंग है। तो उस कितना ज्यादा पैसा जो हमारा ब्लैक मार्केट के अंदर जा रहा है उसको रोकने की जरूरत थी। बहुत अच्छी बात है कि आज सारा दिन आपने खबरें देखी होंगी कि आईएसको वाले जो थे वो जाके बिजली चोरी को रोक रहे थे, लोगों को करोड़ों के हिसाब से लोगों को अच्छा, जुर्माने वैसे हुए सवाल हैं। यहाँ ये पैदा होता है कि इन लोगों को अभी पता चला है कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि जो सियासी जमात होती है ना उसको फैसले करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे पीडीएम के दौर के अंदर रिटेलर्स के ऊपर जो था टैक्स लगाया गया, रिटेलर्स हड़ताल के ऊपर चले गए और ये कि हमारा वोट बैंक ना चले जाए तो वो जो टैक्स था वो वापस ले लिया गया। ठीक। तो सख्ती से निपटने की जरूरत थी और उसके सारे असरात हमें नजर आ रहे हैं। आज बेहतर है कि निगरान हुकूमत जिसने अवाम में नहीं जाना वो जितने सख्त फैसले कर सकती है वो करके इसी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करे। उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, सियासी जमात आनी चाहिए ताकि वो आके लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और उसको चलाए और इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करे। मोहम्मद नौशाद अली साहब, शर्मिला साहब ये फरमा रही हैं कि ये सख्त फैसले अगर कोई ले सकता है तो इंटरिम सेटअप ले सकता है। तो दूसरी तरफ ये फरमाइएगा कि इंटरिम सेटअप तो सख्त फैसले लेगा, बज़ाहिर जो है ये जो कैटेगरी बी की कंपनीज हैं ये भी बंद हो जाएंगी, ग्रे मार्केट फिर रुक जाएगी। जैसे इन्होंने फरमाया कि सियासी जमात दोबारा आती है और सियासी जमात का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने वोट लेना है और अगर वोटर्स को वो नाराज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सिलसिला लॉन्ग टर्म कैसे कायम रखा जा सकता है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये इसको आप यूं समझिए कि ये सियासी जमातों की एक नाअहली कहिए इसको कि वो ये समझते हैं कि वो ये जो ग्रे मार्केट को पैदा होने देने से या ताजरों से ब्लैकमेल होने से या किसी कम्युनिटी से ब्लैकमेल होने से उनकी वोटर बेस कम होती है। पाकिस्तान जिन हालात और जिस नहज पर पहुंच चुका है, यहां पर अब वो सियासी जमात कामयाब होगी जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस करेगी, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाकर अवाम को फायदा देगी। देखिए मामला ये है, ये जो इस वक्त भी अब जो एक्टिविटी हो रही है, जो जिस ऑपरेशन का आप नाम ले रहे हैं, ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। ये एक साइड पर एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर जो है वो सख्ती शुरू की गई है, दूसरी जानिब स्मगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की है। यहां तो हालत ये हो गई है कि लोग कहते हैं अफगानिस्तान को शायद हम पाल रहे हैं, अब यहां से गंदम भी जा रही है। शायद का लफ्ज आप यूज करके बहुत ज्यादा इंकसारी का काम कर ले रहे हैं। क्या करें, अब हमारी सहाफत की तरबियत इस तरह की है कि हम एडजेक्टिव्स को जरा अवॉइड करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिलाजारी हो। बात ये है, देखिए कि ये सियासी हमारे बंदे मार रहे हैं, आप कह रहे हैं दिलाजारी। हाँ, अच्छा, सियासी जमातों की कमजोरी और नाअहली है। मतलब ऐसे वोट को क्या करना जो इस बुनियाद पर मिले कि जनाब उसका दूसरा वोटर जो है वो उससे तंग हो रहा है। मुल्क में 25 करोड़ ताजर नहीं है, मुल्क में 25 करोड़ कोई एक कम्युनिटी नहीं है। आम शहरियों की तादाद जो है वो ताजरों से, वकला से या किसी भी कम्युनिटी से ज्यादा है। मसला सिर्फ ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है, जो इनकी स्ट्राइक करने से मामला, आप देखिए कि अभी जो ये तजवीज आई है बिजली की, ये सरे शाम मगरिब के वक्त बंद करने की, आप देखिएगा कि ये निगरान हुकूमत के होने के बावजूद जो है ये ट्रेडर्स नहीं मानेंगे इसको। ये जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात है, मईशत की 2 बजे मार्केटें मार्केटें खुलती हैं, नहीं मानेंगे। और नतीजा ये होगा कि हम मजबूर होंगे उन अल्लल्ले तल्लों के जो हमने पाल रखे हैं, और हम इन बतौर कौम अपने आप को ठीक करने को तैयार हैं ही नहीं। अब सियासी जमातें जो हैं उनका कोई स्टेक नहीं है। उनका मसला ये है, वो वक्त के साथ साथ आती हैं, नैरेटिव बनाती हैं, सिर्फ नैरेटिव की बेस के ऊपर वो कामयाबी हासिल करके वो आइंदा हुकूमत के लिए कोशिश करती हैं। नहीं होता तो वो पोजीशन में चली जाती हैं, फिर नए सिरे से वो एक दौड़ लगाती हैं। चूंकि माशाल्लाह सारी नालायक हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक नालायक जाता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता तो तीसरा आ जाता है। मसला ये है कि हमें ये सोचना है कि हमारी जो इस वक्त जो निजाम में दरारें पड़ रही हैं, इन दरारों को किसने फिल करना है? ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है जिसको वो कबूल करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ इस वजह से कि उनका वोट बैंक डिस्टर्ब होगा,
वो एक्शन नहीं लेती जो उन्हें लेना चाहिए। ये जो इस वक्त काम किए जा रहे हैं, ये मुझे बताएं कि कौन सी दुनिया की कौन सी हुकूमत नहीं करती? दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में या तरक्की पजीर मुल्क में, मुझे बताएं किसी अमेरिका के किसी शहर के अंदर या किसी बॉर्डरिंग एरिया पे ये इजाजत है कि डॉलर इस तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर डेली की बुनियाद पर आप कनाडा ले जाएं या किसी और मुल्क ले जाएं? आप वेरी कभी राइट, भी नहीं ले जा सकेंगे। वेरी आपको वहां राइट, किसी की बड़ा बड़ा इजाजत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक रेज रुपया, किया है। देखिए यासर, 1 रुपया बढ़े तो 5 अरब रुपया, 1 रुपया चीनी पे बढ़े तो 5 अरब रुपए का फर्क आता है। यहां पर कीमत जो है वो 130 रुपए कीमत चीनी की बढ़ाई गई, 220 तक पहुंचाई गई। इसका मतलब यह है कि 600-650 अरब का टीका आवाम को लगाया गया। क्या कोई इसके ऊपर पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? यहां तो कोई बंदा पूछ ही पूछने नहीं रहा। वाले ऐसा भी तो लगता है स्टे जैसे ऑर्डर ले रहे हैं ना सर। हर बंदा चलता फिर रहा है। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स आपने, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो आपने उठाए हैं। मैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, उसका ये कहना है कि जी 9,000 अरब रुपया पाकिस्तानी बैंक से निकाला गया है और उनको फिर चीनी में, गोल्ड में और डॉलर के कारोबार में इस्तेमाल किया है, यानी डॉलर पर सट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, स्मगलिंग होती है, होर्डिंग होती है और गैम्बलिंग होती है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये फरमाइएगा कि जो इक़दाम किए गए हैं, इससे वो पैसा रियल बिजनेस में आने की कितनी तवक्को है, और ख़ास तौर पे जो ग्रे मार्केट का अंसर है, वो एक आम आदमी को पता है कि जी अगर आपने ज़्यादा डॉलर्स लेने हैं तो आप किसी ग्रे मार्केट वाले से कनेक्ट करें और उसके बाद ज़्यादा रेट के ऊपर आप परचेज कर लें। ये किस हद तक इसकी हौसला शिकनी होगी, ये जो अभी इकदाम हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से या स्टेट की जानिब से? हम तवक्को कर सकते हैं कि इसके अच्छे नताइज आएंगे और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमें ज़रा सा इस चीज़ को ब्रॉडर उसमें देखना चाहिए कि सियासी जमात का इसमें क्या किरदार है और सियासी जमातें क्या वाकई नालायक हैं या उनके साथ कोई और मसला दरपेश है। देखिए, सियासी जमात, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, 1-2 को छोड़ के, तो उन लोगों ने हमेशा अच्छा यहाँ आपको डिलीवर किया है। उनका प्रॉब्लम क्या है, जिसको आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने वोट लेने और वो फैसले नहीं कर पाते, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि उनको कुछ माफियाज हैं जो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, और जब वो ब्लैकमेलिंग का अमल शुरू हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और जमा हो जाती हैं, और उनके जमा हो जाने से सिस्टम जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। नालायकी तो सियासी बातों की रही। अब हम ये तवक्को ये कर रहे हैं कि उस सूरत हाल से हम निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? इसलिए कि ये पहली बार रियासत ने ये तय कर लिया है कि अब हमने इस मुल्क को पुराने तौर तरीक़ों से डूबने नहीं देना, उनसे निकालना है। और ये जो एक्टिविटी नज़र आ रही है, ये उस पुराने गंद को समेटने की है। इसलिए ये जो आपने सवाल किया है, मैं ये तवक्को करता हूँ कि हम इस सिचुएशन से निकलने में यकीनन कामयाब होंगे। और वो जो आप कह रहे हैं कि पैसा ब्लैक मार्केट में चला जाता है, तवक्को करनी चाहिए और बेहतर मुस्बत तरीके से तवक्को करनी चाहिए कि वो हमारे वाइट मनी में चेंज हो सकेगा और कारोबार में लग सकेगा। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं आगा साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, एक जो मामला है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो हम उसकी सिक्योरिटी पैरामीटर को दूसरे प्रोग्राम में और दूसरे मौजू में डिस्कस भी करेंगे। ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि जैसे ही चीनी के ऊपर क्रैकडाउन होता है, जैसे ही ये जो डॉलर्स वाला मामला, जिस तरह से शरीला ने जिस तरफ इशारा किया कि पेशावर की एक मार्केट जो है उसे बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से मामला तेज़ हो जाता है जिसके अंदर जो दहशतगर्द हैं उनके हमले पाकिस्तान के ऊपर तेज़ हो जाते हैं। तो क्या अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से चलाने का जो तरीका है वो उसको राइज रहना चाहिए? क्या उनकी सर्वाइवर और उनकी बका इसी चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान को ब्लीड करते रहें, पाकिस्तान को लीक करते रहें और उसके बाद फिर वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की गुंजाइश करें? जो स्टेट ने अभी इनिशिएटिव्स दिए हैं, किस हद तक ये इनिशिएटिव सेफ गार्ड करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को? बहुत शुक्रिया। देखें यासिर साहब, आपने एक बहुत बड़ी चीज को इंडिकेट किया है। आप देखें कि जब भी पाकिस्तान किसी भी सूरत में स्मगलिंग, चाहे वो आटे की हो, चीनी की हो, किसी चीज की हो, डॉलर में हम बात में आते हैं, उसको जैसे ही रोकने की कोशिश करता है तो आपने देखा होगा कि तालिबान जो की तरफ से जो बाकायदा उनके गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान फोर्सेस पे अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा यकदम हमारे टेररिज्म बढ़नी शुरू हो जाती हैं। चित्राल का वाकया आपके सामने है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेट की है कि ये आपस में सिंक है।
जब हम कोशिश करते हैं कि वहां स्मगलिंग रोके, वो आगे से कहते हैं आप रोक के देख लें, वो हम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बात यह है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि 80% जो एडिबल है वो पाकिस्तान ही फराहम कर रहा है। एक ज़माने में इन्हें उज़्बेकिस्तान गंदम फराहम करता था, अब वो भी नहीं कर रहे। अब सिर्फ ये तुर्कमानिस्तान जो है वो इनको ऑयल फराहम कर रहा है। बाकी 80% भी मैं बड़ी, आप समझे कि मैं थोड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ ताकि यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस ना हो, शायद हम 90% जो है एडिबल खुराक अफगानिस्तान कुछ पैदा नहीं कर रहा है। ना वो ऑयल पैदा कर रहा है, ना वो मीट पैदा कर रहा है, ना वो गंदम पैदा कर रहा है, ना वो चावल पैदा कर रहा है, ना वो गन्ना पैदा कर रहा है, कुछ भी नहीं पैदा कर रहा है। दहशतगर्द पैदा कर रहा है। सिर्फ दहशतगर्द, मेरे मुंह की आपने बात है, सिर्फ दहशतगर्द पैदा कर रहा है। और सबसे खौफनाक बात जो है वो ये है कि जो आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया है ब्लीड, मैं उसको इस तरह पेश करूंगा कि आप समझिए कि वो पाकिस्तान को ड्राई करना चाह रहे हैं एडिबल से। ये ब्लीड वाली बात को लेकर आगे चल रहा हूं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में खुराक ही ना रहे लोगों के पास खाने को, सब खुराक मैं स्मगल करवा लूं। ये बात अब याद होगा, ये बात मैं पहले भी करता था तो कुछ लोग शायद थोड़ा सा उनको नापसंदगी का इजहार करते थे कि मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब ये बात तो हुकूमत की तरफ से आनी शुरू, अब स्टेट खुल गई है ना। अब तो ये बात हाईएस्ट लेवल पे आनी शुरू हो गई है। एक बात मैं और करूंगा, अभी बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट लेने होते हैं और उसकी वजह से उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन जहां तक डॉलर का इशू, उसमें थिंग्स आर अदरवाइज। आपको याद होगा बोहिस्तान खान जो कि फॉरेक्स के चेयरमैन है, जुलाई 2022 में पहली दफा उन्होंने शो डालना शुरू किया कि पाकिस्तान सिर्फ डॉलर जो है वो सक किया जा रहा है। फिर दिसंबर में किया। जो फॉरेक्स वाले हैं, जो वोटर हैं बकौल, वो तो हमेशा रो रहे हैं कि आप डॉलर की स्मगलिंग को रोकें, तो उनके, लेकिन डॉलर की स्मगलिंग पे हाथ क्यों नहीं पड़ा? आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में हमने सब ने बैठ के बात की थी, और जमाने में इंटरिम मिनिस्टर सोलंकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होते थे। हमने बात की थी कि बोहिस्तान साहब ने तो एक लिस्ट फराहम की थी उस जमाने की गवर्नमेंट को कि इस शहर में पाकिस्तान से डॉलर जा रहे हैं और फिर इस शहर से ये ऐसे ट्रांसफर हो रहा है अफगानिस्तान। तो जो वोटर है वो खुद रो रहा था। बात आती है विल की। आज हुकूमत ने विल दिखाई है और आप देख लें कि रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। 1 अरब रुपए की शुगर एक दिन में पकड़ी गई है। डॉलर आप खुद बता रहे हैं 13-14 रुपए यकदम ड्रॉप किया है जी, 20 रुपए तक। और इस हुकूमत ने विल 20 दिखा से दी। ज्यादा है, 335 से 300 एवरेज निकालें तो 20 बनता है। ठीक, मैं एक बात बता रहा हूं, विल हुकूमत ने विल दिखाई है। बोहिस्तान वगैरह, आप बोहिस्तान ने तो रिसेंटली कहा था कि हम 3 अरब डॉलर अपनी जेब से इंजेक्ट करते हैं सिस्टम में। आप हमें ये यकीन दिलवाएं कि वो उड़ के अफगानिस्तान नहीं चला जाएगा। ठीक, पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा, जो भी मुहज़्ज़ब ममालिक होते हैं उसके अंदर करेंसी से कारोबार किया जाता है, ये करेंसी पर कारोबार करने का जो ट्रेंड है, इसे ख़त्म होना कितना ज़रूरी है कि आप अजनास में कारोबार करें, आप फैक्ट्रीज़ लगाएं, आप किसी और कारोबार में जाएं। ये जो सट्टेबाजी की जाती है करेंसी में, ये इसने किस हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है? और दूसरा, क्या वाकई अब हम नाउ और नेवर की पोजीशन पर आ गए हैं? मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म मेयर्स हैं और चंद दिनों तक, चंद माह और चंद हफ्तों तक बरकरार रहेंगे, फिर वही सूरत हाल हो। उसकी वजह क्या है? अभी तक हमने मईशत की सिमत कसिनो बेस एक इकॉनमी पे रखी है, सट्टे पे मबनी मईशत है, जहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहाँ एक्सपोर्ट नहीं है, जहाँ क्रिएशन नहीं है, जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ टूरिज़म नहीं है। तो भाई डॉलर कैसे आते हैं किसी मुल्क में? प्रोडक्शन से, एक्सपोर्ट से आते हैं ना। तो फाइलें ले लें, प्लॉट ले लें, ये बेच दें, उधर लगा लें, ये सट्टे पे, जुए पे मबनी मईशत होती है जो किसी कौम के नालायक लोग लगाते हैं। अब वही लोग पैसा ले के घरों में सोने की ईंटें रख रहे हैं, वही लोग डॉलर सेफ हाउसेज में रख रहे हैं और उन्होंने पैसे कमाए। अब हम कह रहे हैं जी स्मगलिंग रोक ली, तो स्मगलिंग जब जनवरी में 85 रुपये की चीनी थी तो 205 रुपये तक पहुंचने तक हम इंतजार करते रहे कि हो जाए तो फिर स्मगलिंग रोकेंगे। तो जिन्होंने आज स्मगलिंग चीनी की रोकी है, उन्होंने कल क्यों नहीं रोकी और परसों क्यों नहीं रोकी? दूसरे हमारे जो भाई ऑर्डर दे दिया। तो सर आप छोड़ें, हर एक कलेक्टिव है, माफियाज हैं। फारूक आदिल साहब ने ठीक बात की, हमारे भाई नौशाद अली ने बात की, भाई क्या सियासी जमातें बॉर्डर कंट्रोल करती हैं?
आप ये बताएं कि मेक्सिको और अमेरिका की मिसाल दी कि वहाँ स्मगलिंग कौन नहीं देता है? वहाँ स्मगलिंग नहीं होती। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन ओ होता है? सर, आप ये बच्चे बच्चे को पता है, सुन तो सही, तेरा फसा में जहाँ में तेरा फसाना है जहाँ में तेरा फसाना है क्या। अगर FIA एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल कर सकती है तो वो हमारे FIA ईरान बॉर्डर से जो स्मगल होके तेल और वो आ रहा है वो ही वहाँ इदारे हैं ना। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मुझसे ट्रैफिक तो ना खुलवाएं आप बाहर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मुल्कों ने स्मगलिंग रोकी उन्होंने फिर ट्रेड किया है। हमें अफगानिस्तान से ट्रेड करना सर, यही चाहिए, FIA का हमें काम कर ईरान रहा से होता है। ट्रेड डॉक्टर करना साहब- चाहिए, हमें चाइना से डॉक्टर साहब, ट्रेड ज़मीनी करना सा सवाल भी ले चाहिए, लीजिएगा हमें ना। रशिया से भी ट्रेड अच्छा करना डॉक्टर चाहिए। साहब सुन तो लेना, अगर यही FIA काम कर रहा होता तो आज ये B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज और आज ये ग्रे मार्केट इस तरह होती, फिर इदारों को आगे आना पड़ता है ना। फिर क्या इदारे- करें, मजबूर देखिए, 24 करोड़ लोग हैं। फिर ये है कि हमने जो सियासी जमातों का कहा, ठीक है, आप ये तस्लीम करेंगे मुल्क में इदारे काम नहीं कर रही, जुडिशरी स्टे देती है, टेक्नोक्रेट काम नहीं। यहाँ शौकत अजीज़ और मोइन कुरैशी भी आए तो वो तो सियासी जमातों से नहीं थे, वो जो उन्हें लाए वही उन्हें वापस ले। रिफॉर्म क्यों नहीं हो रही? बात ये है कि गवर्नर, स्टेट बैंक और जो इदारे हैं जिनका काम है कि करेंसी की वो उसको रोके। सबसे बुनियादी सवाल मैं पूछता हूँ पिछली गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर से, या आज इंटर बैंक रेट में और मार्केट रेट में फ़र्क क्यों है? ये दुनिया के किस मुल्क में होता है कि 1% से ज़्यादा फ़र्क हो? यहाँ 25-30 रुपये का फ़र्क क्यों है? क्या कोई इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन कर सकता है? दूसरी, मैं एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर हूँ। कल मुझे बैंक जाने का इत्तेफाक हुआ और मेरे भाई ने वहाँ बाहर से चंद $100 भेजे और वो मुझे अभी तक नहीं मिले। मैं 2 हफ्ते ख्वार हो गया हूँ और फिर वो उन्हें मुझे कहना पड़ा कि आप हुंडी के ज़रिए इनकरेज करता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। कभी एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कभी कहते हैं कि आप FRC लाएं, ब्लड रिलेशनशिप लाएं। बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी ये FATF की रिक्वायरमेंट है। नहीं ये तो और FATF की एक है, requirement है। अच्छा चलें जी, रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी, FATF की वजह वो से रेट सकती के है। फ़र्क की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी हुंडी का चैनल फ़र्क का आप जो कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। एक बात ये है तो वैसे फ़र्क और कम तीसरा हो गया ये है कि आपको मैं सिर्फ एक फिगर बताता हूँ। जी, जी। हमारा टोटल इंपोर्ट बिल जो सिर्फ एक चीज़ का, पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम का, वो ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। ये हमारे लिए शर्म का मकाम होना चाहिए। टिप ऑफ आइसबर्ग ये चीज़ें हैं कि क्यों हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है जो माजी में थी, और फिर सर्कुलर डेट भी मना। तो जब तक आप इन इश्यूज सर, को नहीं बुनियादी छोड़ेंगे, मेरा सवाल आपसे ये था, जो करेंसी पर ट्रेडिंग हो रही है, इसको जो वो भी मौजूदा border से इक़दामात हो रही हैं, है ना। ठीक है, आपने कहा शॉर्ट टर्म है, आपका पॉइंट इस पे आ गया ट्रेडिंग जनाब। बॉर्डर मैं में इस पे गुजारिश जी करता डॉक्टर साहब, जी 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 बताइए। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, देखिए बात ये है कि जब आपके यहाँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके इदारे ठीक Very काम right. नहीं कर बहुत रहे अच्छी बात आपने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा और बाकी बैंकों पर प्रॉपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह से वो जो काम करते हैं करेंसी का, वो आज़ाद और खुले फिर रहे होंगे, तो ऐसा ही होगा। तो अब अगर आपने इरादा कर लिया है कि इन पर कंट्रोल करना है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो मैं आपसे फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ सही। कि चीज़ें पहले ख़राब की गई, अब ठीक करने का इरादा कर लिया, ठीक हो जाएंगी। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ यासिर मिफ्ता, शनीला एक-एक बहन करके से बोलें। इजाजत एक लेके। बात ऐड कर मैम दूं, शनीला मिफ्ता इस्माइल के टाइम पे आपको याद होगा कि बैंकों ने आर्टिफिशियली डॉलर को इंक्रीज किया था और ये सामने स्कैम भी आया था कि ये किया गया। उन बैंकों के ऊपर कहा गया था कि हम जुर्माने लगाएंगे करोड़ों के हिसाब से, वो नहीं लगा सके। जो रुशाद साहब बात कर रहे थे वो यही थी कि जब इनकी ये जो हुकूमत होती है ना, थोड़ी सी इनकी नाअहली ये होती है कि जो चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती है ये कर नहीं पाते, ये डर जाते हैं, ये बैंकों से डर जाते हैं, ये रिटेलर से डर जाते हैं। तो अब यह है कि रियासत के पास ताकत बहुत होती है, तो रियासत ने जो चीज़ करनी होती है वो करती है। जी जी जल्दी बढ़ा दें, ब्रेक पे जाना मैंने। देखिए कि जो ये जो सियासी जमातों को नालायक कहने वाली बात है, ये जो इदारे हैं ये इंडिपेंडेंटली काम जरूर करते हैं, लेकिन इनको पूछने का हक सियासतदान के पास है, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो अवाम के नुमाइंदे जो हैं, अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो ये इदारे सही तरीके से चलेंगे। अगर अवाम के नुमाइंदे सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो यही हाल होगा जो अब हो रहा है, और इसी वजह से सियासी जमातों को चलें इस डिबेट को हम जरा कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड इस तरह कर लेते हैं कि जी कि एस्टैब्लिशमेंट वो भी कहीं किसी और मरीख से नहीं आई, और जो हमारी सियासी जमातें वो भी किसी और जो है वो सैयारे से नहीं आई, सब पाकिस्तानी है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक जो बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जाती है उसको होना चाहिए और सारों को एक पेज पे बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड कर लें, ब्रेक पे जाऊँ। ये कहना है कि अगर हम अपने मुल्क के सिस्टम से अगर वाकिफ
और हम जानते हैं कि यहाँ सियासत भी कैसी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसी होती है। तो फिर अगर हम उसका सारा बोझ सियासतदानों पर डालना चाहते हैं तो फिर हमारी मर्जी है। सारा बोझ नहीं डाल सकते जी, बोझ जो जो स्टेक होल्डर हैं सबके ऊपर बराबर का बनता है, लेकिन अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अल्लाह करे ये कायम भी रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरे मौजू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, साथ रहिए। इंसानी तारीख में सबसे पहले अगर किसी जज्बे की तारीफ हुई है तो गोया वो जज्बा शुजाअत, बहादुरी और उन सूरमाओं पे नाज करने की कहानी लिखी गई है कि जो अपने कबीले की आन पे कट मरे। तहजीब रज़्म के बगैर नहीं बन सकती। ये रज़मी अदब की पहली शर्त है कि वो कोई ना कोई तहजीब जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई हो। सरबकफ होके मैं जिस दम सरे मैदान निकला, वाह, कोई दुश्मन न मेरी शान के शाया निकला, वाह। मेरे वतन के गाजियों, तुम्हें किसी का खौफ क्या, तुम्हारे साथ है खुदा, तुम्हारे साथ है खुदा। मेरे वतन के गाजियों। اقرأ باسم ربك الذي خلق। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक जी। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, जिसको ख़तरात लाहक हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से, और पड़ोसी मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। एक रोज़ पहले KPK के ज़िला चित्राल में कैलाश की मकाम के ऊपर जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, और वहाँ पे जो है हमारी जो फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो हाई अलर्ट पर थीं, और उन्होंने ये कहा जाता है उसके जो DC की जानिब से, चित्राल की DC की जानिब से, कि 100 से ज़ायद लोगों ने वहाँ से एंटर होने की कोशिश की, जो नूरिस्तान और कुन्नड़ से आए थे। और नूरिस्तान और कुन्नड़ आपको पता है कि वो अफ़गानिस्तान में वाक़ है। उसको नाकाम बना दिया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बहादुरी के साथ जो है इसका मुकाबला किया। हमारे 4 पाक फ़ौज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और उसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं, वो ये कहा जा रहा है कि 7 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो भी जहन्नुम वासिल किए गए, और 40 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने
जो रिजीम है तालिबान की, उसे बार बार ये कहा था कि आपके यहाँ से दरअंदाजी हो रही है, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। अब उन्हें क्या यकीन दहानी है कि वो क्यों पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ ये टीटीपी का मामला है जिसने ये जिम्मेदारी भी कबूल की है, बल्कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो पाक अफगान बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर वहाँ से फायरिंग की है। एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ जो है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसे लग रहा है जैसे मुनज़्ज़म तरीके से तोरखम में काम हो रहा है, चमन में काम हो रहा है, और दूसरी जो साइड्स हैं, जिस तरह की मैंने बात की, चित्राल के हवाले से काम हो रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये मामला रुक पाएगा, ये मसला रुक पाएगा, इसका कोई हल जो है वो आएगा? ये अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। शिंगला साहिबा, आपसे सवाल होगा, अफगानिस्तान से बार बार दरअंदाजी, चित्राल में टीटीपी के दहशतगर्दों को बड़ी शिकस्त, पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। आखिर अफगान तालिबान ने अपने वादे की तकमील में क्यों नाकामी जाहिर की है, और इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है, या हो पाएगा या नहीं? देखिए, उन्होंने वादे की तकमील में नाकामी इसलिए की कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी विल ही नहीं है कि उन्होंने इन टीटीपी के जो लोग हैं उनको रोकना है। ये तो बड़े अरसे से हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि जो अफगान तालिबान हैं या उनकी मर्जी के बगैर ये टीटीपी वाले आ रहे हैं, आके हमले कर रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से हमले कर रहे हैं, और ये तभी कर रहे हैं जब इनको लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल होने लगा। चित्राल के अंदर अब टूरिज्म है, हमारा पुरअमन शहर है वो, स्कर्दू से जी आपकी डायरेक्ट फ्लाइटें स्टार्ट हो रही, तो ये चीज़ें हजम नहीं होती। वहाँ पे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। एक तो देखिए इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे है, जो नेटो की फोर्सेस, अमेरिका $5 बिलियन का वहाँ डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ के गई है। जाहिर है उनको भी पाकिस्तान के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, इसीलिए वो असला छोड़ के गए हैं कि जी असला आप अमेरिका इस्तेमाल ने करने अभी एक बयान दिया सामने, खिलाफ। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये असला हम नहीं छोड़ के गए थे, ये जो अफगान फोर्सेस ने डिजर्ट किया था वो असला छोड़ के गई हैं। अब उनका एक बयान सामने आया। आई डोंट नो, देखिए वो मानेंगे तो नहीं ना। ये तो वही है ना जो 70 में यहाँ पे 80 की दहाई में आके जंग करते रहे हैं और उसके बाद एकदम से यहाँ से छोड़ के चले गए। उनकी अपनी हिलेरी क्लिंटन ने माना था कि पाकिस्तान को इस हाल में हमने पहुंचाया क्योंकि हम वहाँ पे सारी दुनिया से जहादी लेके गए और फिर हम उसको छोड़ के आ गए। आपके जो टीटीपी वाले हैं उनके तालिबान उनको रोकेगा, वो जाके दाइश से मिलेंगे। दाइश अंदर जो है आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो उसको नहीं रोक पा रहे, वो टीटीपी को क्या रोकेंगे। फिर टीटीपी वालों ने उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर जहादी कार्रवाइयाँ की हुई हैं, तो वो तो अपना वादा उनको याद करवाते हैं कि आपने तो खिलाफत कायम कर ली है, हमें कब खिलाफत कायम करने देंगे। इसका मुस्तकिल हल यही है कि हमें ऑपरेशन करना होगा अपने मुकामी लोगों जहाँ पे आपके तालिबान इस वक्त सेटल्ड हो चुके हैं। एक तो पहली बात है कि उन तमाम लोगों का एहतसाब करें ना जो आपकी फोर्सेस के अंदर भी हो, जो सियासी जमातों के अंदर भी हैं, जो इन 40,000 लोगों को लेके आए थे, इनको लाके यहाँ पे बसाया गया था। उस वक्त तमाम लोग इनको मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिनको आप ये ला रहे हैं वो आपको कल आप ही के गले पड़ेंगे। और ये बात नहीं मानी जाती थी क्योंकि एक यहाँ पे सियासी जमात थी जिसको हमेशा लगता था कि तालिबान हमारे भाई हैं। वो वजीर आजम था जो कहता था कि मैं तालिबान के साथ जाके बैठ जाऊंगा, तालिबान को दफ्तर खोलने की वो इजाजत दे रहा था इस मुल्क के अंदर। तो जब आपने लाके बिठा दिया है तो अब वो हमारी गली मोहल्लों शहरों में पहुंचे हुए चित्राल तक जो चले गए। सॉरी टू कट यू, यहाँ पे आपको बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जो अहवाल सामने तो थोड़ा बहुत आया था वो ये आया था कि जी सिर्फ वहाँ पे एक सियासी जमात नहीं थी बल्कि जो दूसरी सियासी जमातें भी थीं उनकी तरफ से भी इस फैसले को इंडोर्स किया गया था। ऑन रिकॉर्ड है जी। लेकिन कोई जमात इसको नहीं मानती है सिवाय उस साबिक वजीर आजम के जो खुद इंटरव्यू में ये बात कहते रहे कि हम इनको लेके आए थे, ठीक पॉइंट आ गया, बसाना था। पॉइंट आ गया। मैं निशात साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में 50% तक इजाफा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फिर मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगे कि वो शिकायत होगी। बोले। इसका जिम्मेदार सियासी हुकूमतें ही हैं सर। ये जो अभी शनीला ने बात की है, ये जो गुज़िश्ता सियासी हुकूमत थी उसने, आप देखिए कि जब पहले इस गुज़िश्ता हुकूमत से पहले की हुकूमत ने जब दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई थी। उस पॉलिसी को रिवर्ट किया गया, रिवर्ट करके, और उस शख्स ने किया रिवर्ट जिसके बारे में ये बिल्कुल, मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, तालिबान खान भी कहते थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर बाकी जमातें शामिल थी या बाकी इदारे शामिल थे। बेसिकली ये एक
जो भी शख्स हुकूमत बनाता है, जो सियासी जमात हुकूमत बनाती है, जो वजीर आजम बनता है, ये उसी की पॉलिसी है जो ट्रांसलेट होती है। जिसकी नहीं होती वो उसको मजीद नालायक कहना चाहिए। और जिस तरह के ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत गुजरा, और जो अदरवाइज नहीं कर पाते वो भी नालायक इसलिए है। यही वजह मैं कहता हूं कि देखिए, जब अवाम नुमाइंदे चुनकर ईवानों में भेजती है, इक़्तिदार के ईवानों में, तो वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लेजिस्लेटर्स हैं। उन्होंने सर, आप बार बार सारा मलबा जो है वो सियासी उसी जमातों के पे डाल रहे हैं। तहत- मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिएगा। ये फरमाइएगा कि फिर हम अफगान तालिबान को फुल रिबेट दे दें, छूट दे दें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। वहां मैं आपको आपकी इजाजत से गवारदश, पेतगाल, बारेगमतल, बताश, ये वो ट्रेनिंग्स कैंप्स हैं जहां पे दहशतगर्द तैयार होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल है। मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इनके खिलाफ आपको जीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी। ये कोई भी हुकूमत हो, उसको ये रिवर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये जो पहले भी किया गया है, इसका नतीजा, इसका खुमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। हमें ये जो मोहब्बत है ये बड़ी महंगी है, आज से नहीं पड़ रही, ये उस वक्त से पड़ रही है। उस वक्त भी जो जिम्मेदारान थे, जिन्होंने ये अफगान वॉर के अंदर ये मामला देखे, जो कुछ किया उसको हमने भुगता। उसके बाद फिर ये हमने इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन करके दहशतगर्दी पर काबू पाया, और उसके बाद पॉलिसी रिवर्ट किए जाने के बायस ही, उसको चेंज किए जाने के बायस ही हम इस दिन को पहुंचे हैं जो हम भुगत रहे हैं। ताहम अब ये जो 16 माह की हुकूमत थी, उस दौरान ये रियलाइज किया गया, इसको इस पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए, हमें इसको कंटिन्यू करना है। इसके जरिए ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का। ये जो कॉन्सेप्ट है, नवंबर 22 तक तो इनके मामला भी चलते रहे ना सर। नवंबर 22 के बाद ये फैसला हुआ कि अब इनको जवाब दिया जाएगा। पॉइंट आ गया, आपका वक्त कम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जी डॉक्टर फारूक आदिल साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, ये अफगान तालिबान के साथ आप डील कैसे करना है? ये बात भी नहीं सुनते, अपनी बात से इनकारी भी हैं, मुकरते भी हैं। अब और ये हटदर्मी भी इनकी आप देखेंगे, एक तरफ इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लॉन्च किया हुआ है, यानी अगर आप चमन में और दूसरे जो बॉर्डर हैं वहाँ पे, और दूसरी तरफ से इनको बैकअप करते हैं। इनके साथ कैसे डील होगा? देखें, दो बातें हैं। ये जो आपने कहा ना, ये बार बार मुकर जाते हैं, इनके मुकर जाने की तारीख तो ये है कि खाना काबा में बैठकर इन्होंने एक मुआहदा किया, अमन का मुआहदा किया और मुस्तकबिल की हुकूमत का मुआहदा किया। ये खाना काबा में दिए हुए हलफ से मुनरिफ हो गए। अब पाकिस्तान के अंदर क्या मामला है? अब बाज़ औक़ात हमारे यहाँ, जैसे तालिबान ख़ान का जिक्र किया नौशाद साहब ने, तो तालिबान ख़ान वग़ैरह या इस तरह की सोच रखने वाले लोग दरअसल इनको हालात का इदराक ही नहीं है। ये पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कोई फ़र्क तलाश करके अपने लिए कोई जगह तलाश करते हैं, अपने को पसंदीदा There is no good or bad, you अपने लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो तालिबान यहाँ पाकिस्तान के अंदर 50 लाख या 50,000 ला के बसाए गए हैं, ये वहाँ के किसी शख्स को अपना रहबरो रहनुमा समझते हैं, और वो आदमी अफ़गानिस्तान के लिए जो बेहतर चीज़ समझता है, ये उसी को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं। तो उसका एक पहलू ये है, हम अगर ये करें और अफ़गानिस्तान को ये बता दें कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर इसका वाहिद जवाब जो है वो फिर हम उसी ज़ुबान में देंगे जिस ज़ुबान में आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं। और एक तो ये, और दूसरा, अगर हम आप उन्हें ये बता दें कि ये जो वाखान का कॉरिडोर है, इस पर जो आपका कब्ज़ा है, ये भी एक फसाद की जड़ है, और इसी वजह से आप जो मईशत और जो ज़िंदगी आप पाकिस्तान को निचोड़ के हासिल करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते से तिजारत शुरू कर दें सेंट्रल एशिया को, तो सूरत हाल बदल जाएगी। और अगर ये करने पर आमादा नहीं है तो हम कर देंगे। ठीक है, ये मैसेजेस बहुत खुले खुले हम दे दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया। मैं आगा साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि जो तजवीज़ डॉक्टर साहब ने दी, क्या इतनी आसान है? और ये जब हम उनको देंगे और वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, आप इस पे अमल करें, और हम बिल्कुल खामोशी के साथ साइड पे बैठ जाएंगे, वो चाहते क्या है? उनका एजेंडा क्या है? वो पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना चाहते हैं? वो कौन सा बदला है जो पाकिस्तान के साथ लेना चाहते हैं? वो इस चीज़ का इंतकाम लेना चाहते हैं कि हमने उनके 40 लाख लोगों को यहाँ पे पनाह दी, खाना दिया, छत दिया, उनको रिस्क दिया, और इस चीज़ का बदला लेना चाह रहे हैं कि उनको यहाँ पे उनके इलाज होते रहे, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहे, और उसके बाद आप दोहा चले गए? किस चीज़ का बदला तालिबान हमसे लेना चाह रहे हैं?
यासर भाई टाइम नहीं है बिल्कुल, हम पर मुझे पता है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, हम एंड पे पहुंचे हुए, आपने सवाल बहुत सारे कर दिए। मैं अमीर तैमूर की आपको एक बात सुना सकता था, लेकिन वो जरा बात लंबी हो जाएगी। अगवानियों ने आपको नहीं कहा था आप उनको यहाँ पे बुलाएं, आपने खुद इनवाइट किया था। अगवानियों ने नहीं कहा था कि आप अपने अस्पताल उनके लिए खोले, आपने खुद ऑफर किए थे। आपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का नारा आपने लगाया था, अगवानियों ने नहीं कहा था लगाए। अगवानियों के बारे में अमीर तैमूर से लेकर तारीख इस बात की गवाह है कि लेट देम बी अलोन, उनको अकेला रहने दो, ना उनके साथ दोस्ती करो ना उनके साथ दुश्मनी करो। तो दोस्ती करोगे तो तुम्हारा गला काट के ले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तारीख कह रही है, अमीर तैमूर से लेकर आज तक कह रही है। मैंने 95 से लेकर 2006 तक अफगान वॉर कवर किया है। टाइम बहुत कम है, सिर्फ इतनी बात करूंगा। जब वहां पे आपको अच्छी तरह पता था कि टीटीपी फुट सोल्जर पे काम कर रही है तालिबान के साथ, वो एक है, सिर्फ एक है। यहां हम क्यों कहना चाह रहे थे कि वो दो हैं? और जब हमने बकौल दुनिया, देखिए ताजिकिस्तान के साथ आपके तल्लुकात खराब हुए, ईरान के साथ आपके तल्लुकात खराब हुए, कि जब यकदम जो है चारिकार फॉल हो गया, और जिसकी बात कर रहे थे अपना नॉर्थ फॉल हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वखान बेल्ट फॉल होगी, और सब इल्जाम लगा के पाकिस्तान ने फॉल करवाई है। हम शायद नहीं थे उसमें, लेकिन हम पे इल्जाम लगा और बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। और यही वजह थी कि ताजिकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद में जो पहली अपना वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अफगान उसके लिए, उन्होंने कहा था कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, ठीक, हमने सब जानते हुए किया है, हमने डील सही नहीं किया। आपके कहने का मतलब हमने डील सही नहीं किया उनके साथ। ठीक, पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा, अमेरिका का बयान आना, करबी की तरफ से बयान आना कि जी असला हम नहीं छोड़ के गए, नेटो का असला 5 बिलियन का नहीं है, ये वो है जो अफगान फोर्सेस के पास था। ये जो लेटेस्ट असला इनके पास आ गया है, इस लेटेस्ट असले का इतना आसानी के साथ इनके तक दस्तरस होना, ये इस बात की गमाज नहीं है कि अफगान तालिबान ने इनको न सिर्फ मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि फिजिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, जब कतर में टॉक्स हुई थी तो उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी कि अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला कैसे होगा। तो तय हुई चीज़ों पे जो इस्लाम भी हिफायत का दर्स देता है, उस पे अफ़गान तालिबान उसकी पासदारी ना कर सके। और फिर पाकिस्तान में भी ये जो भी तज़करा हुआ है पिछली गवर्नमेंट में कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं, और इनखला को जो है वो गैरत से और मुसलमानों की निशात सानिया से हमारे मीडिया के दानिश्वरों से लेके आज तक उन्होंने सेलिब्रेट किया। उनके कॉलम पड़े हुए हैं सारे गूगल सर्च में, और जो रियासत का बयानिया भी है कि हमने ये, और अफ़गान तहरीक से। तो जब आपने इस तरह कबल अज़ वक्त इनखला की वो फुटेजेस भी मौजूद हैं, तो वो बेसरो सामानी में चीज़ें छोड़ गए, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? अब बात ये है कि जिसको आप दहशत गर्दी कह रहे हैं, चंद सालों पहले तो पाकिस्तान में भी लोग दहशत गर्दी समझते ही नहीं। इस सतह तक हम क्यों पहुँचे हैं? उस सतह तक इसलिए पहुँचे हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक फेलियर है और पॉलिसी फेलियर है। वियतनाम पे अमेरिका ने जंग की, जंग से बढ़ के तो किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं होती। आज वियतनाम और अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली बेहतरीन है। रूस ने फिज़िकली इंटरवीन किया अफ़गानिस्तान में 1979 में जंग की, आज रूस और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक है। हमारे अगर ख़राब हैं तो इसमें हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, ठीक होने चाहिए। और वो सारे लोग जो हमें ये नैरेटिव लेते रहे, वो सियासी हुकूमत जो नौशाद साहब कह रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की सियासी हुकूमत से बात शुरू की जाए, और जनरल हमीद गोल और आगे उनकी नस्लों के जो अखबारात में कालम शाया होते हैं उनसे भी पूछा जाए कि ये जो विरसा आप हमें दे गए, और जिन लोगों ने इस पॉलिसी को चैलेंज किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ इफ्तिखार हुसैन बलोर, जिनको हमने एंटी स्टेट का, उनका बयानिया भी सामने कौम के लाएं, और इन लोगों का भी बयानिया लाएं, ठीक, तो फिर फैसला होगा। तारीख अपना फैसला सुना चुकी है। ठीक है, फैसले तो होते रहेंगे। निशाद अली साहब, सिर्फ मैं एंड पे आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा, आगे बढ़ सकते हैं आप इन तमाम हालात के बावजूद, या फिर हम इस विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे? हमारी इकोनॉमी का भी ताल्लुक है, सिक्योरिटी का भी ताल्लुक है, प्रोग्रेस का भी ताल्लुक है, डेवलपमेंट का भी ताल्लुक है, कोई आगे कोई वे फॉरवर्ड है इसमें जी? देखिए यासिर, हमें ना अपनी मुनाफकत खत्म करना पड़ेगी, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग सतह पे हो, चाहे वो मुल्क चलाने के मामलात हों, चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे वो सियासत का मामला हो।
जब तक हम अपने अंदर से मुनाफिकत खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम झूठ का सहारा लेना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये बहुत बहुत मामूली से विजन होते हैं जो लोग ये समझते हैं कि बगैर सोचे समझे आइंदा 50 साल या आइंदा 100 साल का सोचे बगैर 1-2 साल के लिए प्लानिंग करना, ये चीजें हमें हमेशा इन्होंने नुकसान दिया है। शॉर्ट साइटेडनेस ने हमें हमें मरवा policy दिया है की इस वक्त जरूरत है, तक, पर जो वो सूरत लंबी हाल है policy यहाँ तक बननी पहुंची चाहिए। है। ठीक पॉइंट आ गया आपका। हैव टू फाइंड। मुझे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना, आज के दोनों मौजूआत को बड़े ज़बरदस्त आपने समेटा है जनाब। और बात हमारे जो पैनलिस्ट ने की उससे हम यही अखज़ कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के बारे में स्टेक होल्डर्स सीरियसली सोचेंगे तो फिर तालिबान से डील करना मुश्किल नहीं होगा। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के